हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। विश्व के भूगोल का पार्ट 11 स्टार्ट करते हैं। वन, जलवायु, मृदा एवं जनजातियाँ। वन, वनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, सदाबहार वन और पर्णपाती वन। सदाबहार वन जहाँ की पत्तियाँ अक्सर बहुत कम गिरा करती है, और पर्णपाती वन जहाँ की पत्तियाँ अक्सर साल भर में एक बार अपने सारे पत्तियाँ गिरा देती है। सदाबहार वनों को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है, भूमध्यसागरीय वन, मध्यछांसीय वन, उष्णकटिबंधीय वन और शंकुधारी वन। जबकि पर्णपाती वनों को दो भागों में बांटा गया है, मध्यछांसीय वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन पाए जाते हैं विषुवतीय रेखा के आसपास, यानी 0 डिग्री के आसपास। शंकुधारी वनों से मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे अधिक गर्मी पाया जाता है भूमध्य रेखा के पास। आगे है उस विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, कांगो घाटी में। विषुवतीय प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में भारी और उच्च तापमान की दशाओं में सघन, ऊंचे व विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो विषुवतीय प्रदेश जहाँ जितने भी है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार या सदाहरित वर्षा वन पाए जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में पाए जाते हैं, ब्राज़ील में। विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, इंडोनेशिया। ईंधन काष्ठ का मतलब वैसे लकड़ी जिससे ईंधन बनाया जा सकता है। मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक कौन है, तो इसका कनाडा है। सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है। आगे देख लेते हैं, भूमध्य सागरीय वन किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, खट्टे फलों के लिए। टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है, तो सील मछली है। नीलगिरी अन्नामलाई पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण आर्द्र वनपाती वनों को क्या कहते हैं, सोलास वन कहा जाता है। और भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये तो देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय होते हैं। वैश्विक वन क्षेत्र में किसके विस्तार की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है, तो शीतोष्ण शंकुधारी वन की। डेलवर्जिया प्रजाति किस वनस्पति के से संबंधित है, तो शीशम से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, वनों के प्रकार और वर्गीकरण। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन। इसमें वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसमें एबिनो, सिनकोना, कैल, महोगनी, रोज, साइडर इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। इसका महत्व क्या है, अति सघन होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। अपनी पत्तियां अलग अलग समय पर गिराते हैं, इसलिए वे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। यानी इसकी ये विशेषता है, कभी भी सारे वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराती है, जिस कारण से हमेशा हरे भरे रहते हैं। और यहाँ जो है सूर्य की किरण कभी भी धरती को नहीं जो पहुँच पाती है धरती पर। क्यों? क्योंकि धरती से पहले ही ऊपर ही इतने सारे सघन वन पाए जाते हैं कि पत्तियों द्वारा सूर्य की रोशनी को रोक लिया जाता है। आगे देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें टीक, साल, सागवानी, शीशम, पीपल, नीम, बेल, अमलतास, पलास इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। इसका महत्व है, इन वनों के पेड़ अपने पत्तियां एक नियम समय पर गिराते हैं। जैसे हमारे भारत में ये सारे पेड़ पाए जाते हैं, टीक, साल, सागवान, शीशम, पीपल, नीम, बेल, अमलतास, पलास। तो आपने देखा होगा कि एक समय आता है कि ये सारे अपनी पत्तियां एक साथ गिरा देती है, जबकि विषुवतीय वन में हम देखे थे कि सारे पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, अलग अलग समय पर गिराते हैं। तो ये देख लिए थे, नियत समय पर गिराते हैं पर्णपाती वन सारे अपनी पत्तियां। अगला है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में कौन कौन वृक्ष है, देवदार है, चीर है, पाइन, स्प्रू और लार्च है, पर्वतीय वन में है। इसकी विशेषता है शंकुआकार वृक्ष, ताकि पत्तियों पर बफ या भोजपत्र न ठहर सके। बफ कहने का मतलब है कचरा जो ठहरता है ऊपर, धूल कण होता है, ये शंकुआकार पत्तियों पर नहीं ठहर पाती है। अगला कंटीले वन। कंटीले वन में यदि देखा जाए मरुस्थल में, तो यहाँ 60 से 100 या 40 से भी कम सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें नागफनी, कटीला, झाड़िया, खजूर, खैर, बाबुल, नीम, कीच, कीकर,
कीकर जो है बबूल की तरह ही होता है, लेकिन वो कीकर कीकर उसमें फरता है। तो ये सारे हैं जो कि मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें लंबी तथा पत्तियां छोटी कांटेदार होती हैं। पत्तियां जो है सिकुड़ कर इतनी छोटी हो जाती है कि कांटा का रूप ले लेती है, ताकि पौधे का वाष्पोत्सर्जन कम हो। अगला देख लेते हैं सवाना वन। सवाना वन में 40 से 60 डिग्री वर्षा होती है। इसमें छोटे वृक्ष या घास मैदान पाए जाते हैं। इसका महत्व किस लिए है? तो यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क कटिबंधीय होते हैं, अर्धशुष्क कटिबंधीय। मैनग्रोव वन, लास्ट देख लेते हैं मैनग्रोव वन। मैनग्रोव वन में सुंदरी वनस्पति पेड़ पाए जाते हैं। मैनग्रोव में सुंदरी पेड़ जो है सबसे अधिक, इसकी विशेषता क्या है? खाड़ी पानी में भी ये जीवित रहते हैं। अगला मध्य अक्षांशों में महाद्वीप के पश्चिमी सीमांतों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। यानी जितने भी मध्य अक्षांश कहने का मतलब 30 डिग्री और 40 डिग्री या 10 से 40 डिग्री के बीच, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश जो वन होते हैं पाए जाते हैं, ये सभी मध्य अक्षांशों के बीच। आगे देख लेते हैं जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु को यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। शीत का मतलब है जहाँ पूरा ठंडा हो, शीतोष्ण मतलब जहाँ हल्का गर्म हो और ठंडा भी हो। उपोष्ण कटिबंधीय, जहाँ पर ठंडा और गर्म दोनों हो। उष्ण कटिबंधीय, जहाँ पूरा गर्म हो। उपोष्ण का मतलब ठंडा गर्म दोनों का मिलन हो। और विषुवत रेखीय प्रदेश यानी पूरी तरह से गर्म हो। ठीक है, तो विषुवत रेखीय प्रदेश में यहाँ देख लीजिए मरुस्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय विषुवत रेखीय में। वहीं यदि देखा जाए तो उपोष्ण कटिबंधीय में क्या क्या पाए जाते हैं, तो भूमध्य सागरीय जलवायु होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय में यूरोपीय या ब्रिटिश पश्चिमी जलवायु पाया जाता है, यानी ठंडे प्रदेश हैं। ठीक है, जलवायु में देखा जाए तो साइबेरिया जलवायु होता है। भूमध्य सागरीय में स्टेपी जलवायु होता है, जबकि मरुस्थलीय जलवायु में सूडान या सवाना तुल्य जलवायु होता है। जो सूडान देश है या सवाना अफ्रीका में, वैसा जलवायु पाया जाता है भूमध्य मरुस्थलीय जलवायु में। देख लेते हैं इसको कहा क्या जाता है। यदि मरुस्थलीय जलवायु हो तो उसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु हो तो इसे चीन तुल्य जलवायु किया गया है। और ब्रिटिश पश्चिमी यूरोपीय जलवायु है तो इसे लॉरेशियन जलवायु कहा जाता है। यहाँ पर आपको अक्षांश भी दिया है, 0 से 10 डिग्री के बीच विषुवत रेखीय, 10 से 30 डिग्री के बीच उष्ण, 30 से 45 डिग्री उपोष्ण और 45 से 60 डिग्री शीत कटिबंध। और ठंडे प्रदेश तो 90 डिग्री जानते हैं, वहाँ जाते जाते सब कुछ बर्फ हो जाता है। आगे देख लेते हैं पृथ्वी के अधिकांश भाग पर किस जलवायु का विस्तार है, तो ये शुष्क जलवायु का विस्तार है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है बर्खोयास्क है, जो रूस में है। भूमध्य रेखीय जलवायु किन अक्षांशों भूमध्य जो रेखीय जलवायु किन अक्षांशों के बीच है, यहाँ पर दिया नहीं है किन अक्षांशों के बीच है। ये जो है 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच आ जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखीय जलवायु। अगला है एल नीनो, दक्षिणी दोलन, अल्पकालीन जलवायु संबंधी भविष्य। भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसूनी वर्षा से संबंधित है, एल नीनो और दक्षिणी दोलन। अगला है कर्क एवं मकर रेखा के मध्य कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, तो कर्क और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंधीय पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये स्थान। विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है, मासिमरम। आर्द्रतम का मतलब, कहने का मतलब जहाँ पर आर्द्रता यानी कि नमी ज़्यादा हो, जैसे मेघालय है। भूमध्य सागरीय जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाया गया है, तो 30 से 45 डिग्री उत्तर पश्चिम की ओर जो भी जलवायु पाए गए हैं उसको भूमध्य सागरीय जलवायु कहा गया है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, नमी जितना ज़्यादा होगा वर्षा उतना अधिक होगा। आगे देख लेते हैं, आगे कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण। कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण में देखा जाए तो जलवायु के प्रकार को कुछ कूट भाषा में दिया गया, जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु, इसको क्या बोला गया है, AF से सूचित किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर कोपेनहेगन का जलवायु।
उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसको क्या बोला गया, AF। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को AF कहा गया, इसको डायरेक्टली याद करना है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को AM कहा गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क को AW कहा गया, ठीक है, AW। उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु को AW कहा गया है। उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु को BSH, जबकि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल को BWH। मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु को BSK कहा गया, मध्य अक्षांशीय स्टेपीज को। और मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थल को BWK बोला गया। यदि शीत मरुस्थल जलवायु है तो BWK और स्टेपी जलवायु है तो BSK। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु को CFA और भूमध्य सागरीय जलवायु को CS बोला गया है, भूमध्य जलवायु को। चीन तुल्य जलवायु को CW बोला गया, जैसे हमारे भारत में पाया गया चीन तुल्य जलवायु। शीताद्र जलवायु DF बोला गया है। शीताद्र जलवायु को DW बोला गया। टुंड्रा जलवायु को ET बोला गया और ध्रुवीय हिम टोपी को EF बोला गया। इसमें आपको सभी याद नहीं करना, मुख्य रूप से याद कर लेना। जैसे मध्य स्टेपी जलवायु को BSA कहा गया है, उसी प्रकार नीचे देख लिए चीन तुल्य जलवायु को CW कहा गया है और टुंड्रा को ET जलवायु बोला गया है। आगे देख लेते हैं, नॉर्वे में किस ऋतु में वर्षा होती है। तो नॉर्वे में शीत ऋतु में वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि नॉर्वे जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु तो शायद ही कभी पाई जाएगी। तो शीत ऋतु में ही वर्षा नॉर्वे में होता है। इसी को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा गया है। अफ्रीका के उत्तरी एवं दक्षिणी तटीय प्रदेश में किस प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। तो ये है भूमध्य सागरीय जलवायु पाए जाते हैं। अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु होते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में भारी वर्षा लगभग तब होती है जब सूर्य की किरण पूरी तरह से भूमध्य रेखा पर होती है। इसका आंसर नहीं दिया गया है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु है। आगे देख लेते हैं, कोपहेगन के जलवायु वर्गीकरण में बी अक्षर किस जलवायु को सूचित करता है। तो बी यानी शुष्क जलवायु को सूचित करता है। ऊपर में हमने देखा था कि जितने भी शुष्क से जितने भी थे उसको बी से सूचित किया गया था। यहाँ देखिए उष्ण कटिबंधीय उष्ण है, उष्ण को ही शुष्क भी कहा गया। तो BSH है, BWH है और BSK है। आगे देख लेते हैं, तो बी को शुष्क भी कहा गया। कोपेन की CW जलवायु किन क्षेत्रों में पाई गई है। तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाई गई है। तो ये कुछ विशेष ही हैं जो अक्षर पूछे गए कोपेगन के जलवायु में। जलवायु वर्गीकरण के कूट अक्षर में कुछ मुख्य पूछे जाते हैं, जैसे टुंड्रा जलवायु पूछ लिया, भूमध्य सागरीय पूछ लिया, ठीक है। आगे है, विषुवत रेखा के निकट वर्ष भर बारिश होती है जिससे जलवायु उष्णाद्र रहती है, यानी गर्म भी रहती है और आर्द्र भी रहती है, तथा वहाँ सघन वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। आगे है वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण में देख लेते हैं, विषुवत रेखीय प्रदेश, ये तो पीछे भी देख लिए थे। विषुवत रेखीय प्रदेश लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और वनस्पति एबोनी, सिनकोना, रबड़, बांस और महोगनी पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय में देख लिए, उष्णकटिबंधीय मानसून में ताप मौसम के अनुसार बदलता रहता है, टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता है और इसमें गन्ना, कपास, चाय, कहवा, खाद्यान्न फसलें पाई जाती है। सवाना तुल्य जलवायु में वर्ष भर उच्च तापमान, किंतु ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में सूर्य की किरणें हल्की तिरछी पड़ती है सवाना में। इसकी विशेषता है वनस्पति कम ऊंचाई वाले वृक्षों सहित घास के बृहद मैदान, यानी वहाँ वैसे वृक्ष पाए जाते हैं जिसका ऊंचाई ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, ये सवाना तुल्य होता है। मरुस्थलीय जलवायु 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होते हैं, पीछे हम देख लिए थे 40 से 100 डिग्री के बीच, लेकिन देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसमें कटीली और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्म शुष्क आर्द्र
शीतकालीन, अधिकांश वर्षा शीतकाल में होता है। और इसमें वृक्ष देखा जाए तो जैतून, अंजीर, खट्टे फल व रसदार फल, संतरा, शीतकाल में अंगूर, नींबू इत्यादि पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश में। इसीलिए ये जगह पर खट्टे फल या अंगूर, नींबू जैसे फलों का बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे जगहों पर जो है जो शराब जो बनाए जाते हैं वैसे भी उत्पादन देखा जाए तो यहाँ से किया जाता है, भूमध्य सागरीय प्रदेश से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैसी जलवायु पाई जाती है। स्टेपी तुल्य जलवायु यदि देख लेते हैं तो ग्रीष्म एवं शीतकाल के मध्य तापमान में अंतर होता है और वृक्षों रहित घास के मैदान पाए जाते हैं, वृक्ष होता ही नहीं स्टेपीज में। चीन में देख लेते हैं, चीन तुल्य जलवायु, ये ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जबकि शीत ऋतु में विपरीत, यानी कि स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इसमें ओक है, चेस्टनट है और पाइन जैसे पाए जाते हैं। ब्रिटिश तुल्य जलवायु में स्प्रूस, फर, सीडार वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें वन देख लिया तो पछुआ पवनों का प्रभाव वर्ष भर होता है तथा पूरे वर्ष लगभग समान रूप से वर्षा होती है। आगे देख लेते हैं लॉरेंसियन जलवायु क्या होता है, तो सामान्यतः वर्ष भर वर्षा होती है यहाँ पर। इसमें चीर, हेमलॉक, प्रेरी और घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, टुंड्रा जलवायु में सूर्य के प्रकाश का अभाव तथा दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। टुंड्रा यानी 0 डिग्री, जहाँ की पूरा बर्फ से ढका होता है, वहाँ पर मॉस पाए जाते हैं या काई पाए जाते हैं। पेड़ों पर देखे होंगे आप लोग, हरे हरे प्रकार के जो पाए जाते हैं उसे मॉस या काई पाए जाते हैं। यानी यहाँ का वृक्ष एकदम छोटा होता है। आप लोगों ने यदि नोट किया होगा तो ध्यान दिए होंगे कि जिस प्रकार से तापमान धीरे धीरे कम रहा है, उसी प्रकार से वृक्षों की ऊंचाइयाँ भी धीरे धीरे कमते जा रही है। लास्ट में 0 डिग्री यानी जहाँ बर्फ से केवल ढका रहता है वहाँ केवल काई या मौसी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हेकिस्टोथर्म पौधे। हेकिस्टोथर्म पौधे के लिए अनुकूल तापीय दशाएं क्या होती है, तो बहुत कम ताप चाहिए। जो भी हेकिस्टोथर्म पौधा होता है, इसका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हेकिस्टोथर्म पौधे किस प्रकार का होता है, तो ऑप्शन में होगा बहुत अधिक ताप वाला, बहुत कम ताप वाला। तो यह हो जाएगा बहुत कम ताप चाहिए हेकिस्टो पौधे को। दक्षिण एशिया में स्थित बांग्लादेश मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश हमारे भारत के बगल में ही, भारत भी मानसूनी जलवायु में आता है तो बांग्लादेश भी मानसूनी में होगा। यानी हमारे भारत से सटे जितने भी देश है वो सभी मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में आते हैं। दैनिक एवं वार्षिक तापांतर दोनों किस जलवायु क्षेत्र में अधिक होते हैं, तो ये तापांतर मरुस्थलीय क्षेत्र में ज़्यादा होता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूप है, तो मानसूनी जलवायु का है। टुंड्रा टुंड्रा जो शब्द है किस भाषा से लिया गया, तो ये फिनिश भाषा से लिया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, जो फिनलैंड की भाषा है फिनिश, वहाँ से टुंड्रा लिया गया। टुंड्रा यानी बंजर भूमि कह सकते हैं, ऐसे प्रदेश जहाँ पे लगभग वर्ष भर बर्फ ही जमा रहता है, तो वहाँ तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। आगे देख लेते हैं कालाहारी और मरुस्थल की जलवायु बहुत ही गर्म एवं शुष्क होती है, जहाँ वर्षा नाम मात्र होती है, कालाहारी और मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल। आगे देख लेते हैं सॉइल, मृदा में देख लेते हैं कितने पार्टों में बांटा गया, तो ध्यान से देखिए तो इस फिगर को आप देख कर समझ जाएंगे। मिट्टियाँ, सबसे नीचे जो मिट्टियाँ होती है वो, अब देखिए मिट्टियाँ जो होता है कुछ इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर, तो जिस प्रकार से नीचे जाता है स्थान, उस प्रकार से उसकी दबाव जो है बढ़ते जाता है। तो दबाव बढ़ने के कारण जो सबसे नीचे का स्तर होता है वो लगभग चट्टानी रूप बन जाता है। उसके ऊपर का होता है जो कोयला या अवक्षारित चट्टानें बन जाती है। उसके ऊपर जो होता है गाद या बालू का निर्माण करती है। इसके ऊपर जो है बारीक अवसाद बनाता है, और सबसे ऊपर जो मिट्टी होता है यही उपजाऊ मिट्टी होता है। क्यों? क्योंकि उपजाऊ मिट्टी हमेशा क्या होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए।
क्योंकि नीचे की मिट्टी दबाव के कारण अधिक जो है सघन हो गई है, जिस कारण से ये चट्टान बन गया है, तो यहाँ कुछ उग नहीं पाएगा। लेकिन जो ऊपर की मिट्टी है उस पर दबाव लगभग न के बराबर, इसी कारण यहाँ पर फसलें या अन्य पौधों की कृषि की जाती है। यही कारण है कि जो किसान लोग होते हैं हर बार एक फसल उगाने के बाद उस खेत की जुताई कर देते हैं, ताकि वहाँ की मिट्टियाँ जमी न रहे। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं प्रकार, देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। यदि प्रेरी मिट्टी देखा जाए तो प्रेरी मिट्टी कैसी मिट्टी है, तो प्रेरी जो मिट्टी होती है ये शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में पाया जाता है, यानी कि ठंडे प्रदेशों में। और सायरोजेब या धूसर जो मरुस्थलीय मिट्टी है ये पाया जाएगा मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थल में पाया जाता है। चेरनोजम सबसे अति उत्तम मिट्टी पाया जाता है। सर्वाधिक उपजाऊ या भुरभुरी मिट्टी यही होता है जो काले रंग का होता है, या काली मिट्टी भी कहा जाता है चेरनोजम को। अगला है लाल या भूरी मिट्टी, ये सवाना प्रदेश में पाया जाता है। चेनसस्ट मिट्टी चेरनोजम मिट्टी के शुष्क भागों में गहरे भूरे रंग की होती है। लाल मरुस्थलीय मिट्टी यह उष्ण शुष्क मरुस्थल में पाए जाते हैं। और टुंड्रा प्रदेश मिट्टी जहाँ बर्फ ही बर्फ है वो अल्प विकसित मृदा होती है। ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से जो धरती है पूरे पर बर्फ ही बिछा रहता है, जिस कारण से यहाँ की मिट्टियाँ अनुपजाऊ होती है। मृदा अपरदन को किस प्रकार के प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो मृदा जो अपरदन कहने का मतलब है क्षरण, तो इसको हम मृदा संरक्षण द्वारा इसको हम रोक सकते हैं। तो मृदा संरक्षण क्या है, तो वृक्ष लगाना या फिर कटीले तारों द्वारा मृदा को बांध के रखना, ये सब मृदा अपरदन को रोकने के तरीके हैं। आगे मृदा निक्षालन किस भौगोलिक क्षेत्र की बड़ी समस्या है, तो सॉइल लीचिंग जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं टेरासोला की प्रारूप विकास उस भूभाग में होता है जहाँ चूना पत्थर सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है रेजिना टेरासोरा या टेरारोक्सा मिट्टियाँ के अंतर्गत आता है, जिसमें कैल्शियम युक्त मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। सागर द्वारा पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए गाद से बनी मिट्टी क्या कहलाती है, तो कांप मृदा या कछाड़ी मृदा कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपरदन, मृदा अपरदन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारक। वनों की कटाई जो अपरदन होता है उसका मुख्य कारण क्या क्या है, तो पहला वनों की कटाई है, दूसरा अति पशुचारण है, तीसरा अवैज्ञानिक कृषि है, चौथा है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशकों का अधिक उपयोग, अधिक सिंचाई, बांधों का निर्माण, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल प्रवाह की समस्या, हरित क्रांति के विविध अवयव, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सड़क निर्माण, खनन कार्य इत्यादि, इन सभी से मृदा अपरदन अधिक होता है। आगे देखते हैं इधर मृदा के प्रकार। यदि धूसर मृदा देखा जाए तो ये कहाँ पाई जाती है, कोनधारी वनों में पाई जाती है। धूसर मृदा कोनधारी वनों में पाया जाता है, जो अम्लीय मिट्टी होता है जिसका पीएच मान 4 होता है। धूसर भूरी मिट्टी जो होती है इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ये पतझड़ वनों की पेटी में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी जो होता है उपोष्ण या जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है। लाल या टेरासोरा मिट्टी जो होता है ये फेरस या ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण ये लाल होता है। लेटराइट मिट्टी होता है ये उच्च तापमान या प्रचुर वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी इसमें एल्युमिनियम और फेरस यानी लोहा की अधिकता पाया जाता है, जिस कारण से यहाँ लवणता भी अधिक पाए जाते हैं। कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टियों को पॉडजोल के नाम से जाना जाता है। जो कोनधारी वन होते हैं उसमें जो भी मिट्टियाँ होती है पॉडजोल कहा जाता है। चलिए मिट्टियों से बस इतना ही था। आगे देख लेते हैं प्रजातियाँ, लास्ट है प्रजातियों में देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के मूल जनजाति को पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो कांगो नदी घाटी में पाया जाता है। ये अक्सर हर एग्जाम में पूछा गया है कि अफ्रीका के महाद्वीप के मूल निवासी को क्या कहा गया, तो पिग्मी कहा गया। पहला तो यही क्वेश्चन है। दूसरा पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कांगो घाटी में। अगला है खानाबदोश जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है, तो शुष्क क्षेत्र में।
जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में है। कुर्दिश मूल मूल के लोग आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक देशों में पाए जाते हैं, जो मूलतः पशुपालक कृषि वर्ग में आते हैं। किस महाद्वीप को मानव जनजाति का जन्म स्थल कहा गया? मानव जाति का जन्म स्थल अफ्रीका को कहा गया। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस मानव प्रजाति की है? तो मंगोलाइड प्रजाति की सबसे अधिक है। जिप्सी जनजाति का मूल स्थान किसे माना गया है? तो जिप्सी जनजाति का मूल स्थान भारत को माना गया है। अधिकांश एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड द्वीप पर निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह उत्तरी कनाडा, अलास्का, पूर्वी साइबेरिया क्षेत्रों में पाई जाती है। कनाडा हो गया अमेरिका का भाग, अलास्का भी अमेरिका का, पूर्वी साइबेरिया हो गया रूस का भाग है। एस्किमो कहाँ के निवासी होते हैं? तो टुंड्रा प्रदेशों के होते हैं। जो भी उत्तरी अमेरिका या कनाडा के भाग है, एस्किमो पाए जाते हैं वहाँ। सेमांग जनजाति पाई जाती है मलेशिया में। बुशमैन जनजाति कालाहाड़ी है। बुशमैन जनजाति अक्सर गर्म प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे कालाहाड़ी मरुस्थल। लैप्स जनजाति का निवास स्थान कौन सा प्रदेश है? तो स्कैंडिनेविया है। स्कैंडिनेविया एक प्रकार से ठंडे प्रदेश का स्थान है ये। यहाँ पर लैप्स जनजाति पाई जाती है। अफ्रीका में किस जनसंख्या प्रजाति की अधिक पाई जाती है? तो निग्रिटो प्रजाति की सबसे अधिक पाई जाती है। और पूरे विश्व में सबसे अधिक मंगोलाइड पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं विश्व की अन्य प्रमुख जनजातियां तथा उसके निवास क्षेत्र। यदि आइनू जनजाति देखा जाए तो कहाँ पाए जाते हैं? जापान के मूल निवासी को आइनू कहा जाता है। अंडमानी जनजाति भारत के अंडमान निकोबार में रहने वाली आदिवासी है। बंतू जनजाति अफ्रीका के विषुवतीय प्रदेश में निवास करती है। बद्दू अरब सीरिया उत्तरी अफ्रीका के मरुस्थलीय भाग में होता है। बर्बर जनजाति मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में पाई जाती है। हान जनजाति अब चीन के मूल जनजाति को हान कहा गया। पिग्मी जनजाति विश्व में तो देखिए अफ्रीका के बौने लोग होते हैं, जिसको पिग्मी कहा गया है। खिरगिज जनजाति एशिया के स्टेपीज भाग में पाए जाते हैं। कुबू जनजाति सुमात्रा इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। और जो कुर्द जनजाति होता है इराक, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान के पठारी क्षेत्रों में रहने वाली शुष्क पशुपालक जनजातियां होती है। आगे देख लेते हैं एस्किमो तो देख लिए थे। उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का, पूर्वी साइबेरिया में पाए जाते हैं। सेमुअन होता है पोलिनेशिया सेमन द्वीप के निवासी होता है। सेमांग मलेशिया के हैं। तीयू जो जनजाति है नाइजीरिया के तटीय भाग में होता है। वेदा जो होता है श्रीलंका के होता है। हो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ओलंपिक प्रायद्वीप में रहने वाले मुख्य हैं ये। माओरी जनजाति ये तो अक्सर सभी एग्जाम में आ चुका है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की जनजाति है। मसाई जनजाति केनिया, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा में पाई जाती है। नायर जनजाति केरल के मालाबार तट में पाई जाती है। यूधुर जनजाति तारिम बेसिन में पाया जाता है। न्यूयर सूडान में। हुतू लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो या अफ्रीका के बुरुंडी में पाया जाता है। इन्यूट जो है टुंड्रा के एस्किमो में पाए जाते हैं। जाड़वा दक्षिण अंडमान सागर में। जवाई जो है जावा इंडोनेशिया में है। यूथ जो है साइबेरिया अलास्का में है। टोडा जो है दक्षिणी भारत के नीलगिरी प्रदेश में टोडा पाया जाता है। अगला एल्बोरिजिन जनजाति ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के निवास स्थान है। ठीक है, तो ये थे हमारे विश्व के प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है, तो इतने सारे याद करने का जरूरत नहीं। इसमें से मुख्य जो देश हैं उसका याद कर लेंगे। जैसे जापान के मूल निवासी आइनू हो गया, चीन का हान हो गया, एशिया का खिरगिज हो गया, या विषुवतीय क्षेत्र का खिरगिज हो गया, या जो बड़े बड़े देश है जैसे श्रीलंका का वेदा हो गया, और अमेरिका का कौन सा हो गया? तो अमेरिका में पाए जाते हैं एस्किमो जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार मसाई जनजाति है और माओरी जनजाति है। ठीक है, कुछ ये मुख्य हैं। आगे देख लेते हैं कृषि और पशुपालन। चलिए ये कल देख लेंगे, आज के लिए रहने देते हैं बस इतना ही।